नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ। बता दें आपको कि आगरा से एक खबर सामने आई है जहां पर आर्य न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। दरअसल ताजनगरी आगरा से खबर है जहां आर्य न्यूज की खबर का असर आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। दरअसल यमुना नदी पर बने पुल की दुर्दशा को बीते दिनों आर्य न्यूज ने बड़ी प्राथमिकता के साथ दिखाया था, जहां इस पर पुल पर बनी सड़क की हालत इस तरह खस्ता हो चुकी थी कि इस सड़क में यमुना नदी आर पार देखी जा सकती थी और इस कदर इस सड़क के हालात थे कि इस सड़क पर 6-6 इंच के गहरे गड्ढे बन चुके थे और जिससे कि सड़क पर कोई भी बड़ी दुर्घटना घट सकती थी। और अब आपको बता दें कि आर्य न्यूज की इस खबर का ये बड़ा असर हुआ है कि अब इस यमुना नदी पर बने पुल की सड़क का निर्माण शुरू हो चुका है। एक बार फिर से सड़क का जो निर्माण कार्य है वो शुरू किया गया और सड़क पर बने गड्ढों की मरम्मत की जा रही है। आपको ये भी बता दें कि एक बड़ा सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि जब तक कोई इस तरह के मामलों को नहीं दिखाता तब तक इन अधिकारियों के कानों में जूं तक नहीं रेंगती, या ये कोई बड़ा हादसा होने का इंतजार करते हैं और ये अधिकारियों की एक बहुत बड़ी लापरवाही है। आप तस्वीरों में अभी भी देख सकते हैं कि यहाँ पर ये कितने गहरे गड्ढे बन चुके हैं एक पुल के ऊपर, जिस पर आवागमन भारी मात्रा में रोजाना होता है और ऐसे में लोगों का भी ये कहना है कि जान जोखिम में डालने के लिए उन्हें इस पुल से गुजरना ही पड़ता है क्योंकि वो रास्ता वही है। लेकिन ऐसे में सवाल ये कि आखिर अधिकारियों को सतर्कता के लिए कब तक बोला जाएगा और कब उनको ये बात समझ आएगी कि वक्त रहते इनका निस्तारण होना चाहिए जो समस्याएं सामने आई हैं। फिलहाल आपको बता दें कि आर्य न्यूज की खबर का असर हुआ है और अब पुल का निर्माण कार्य किया जा रहा है जहां पर तमाम गड्ढों की मरम्मत की जा रही है। और अब खबर अलीगढ़ से है जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस विभाग को एक बड़ा तोहफा दिया है। वर्चुअल माध्यम से तोहफा देते हुए 144 आवासीय और अनावासीय भवनों का लोकार्पण किया गया। इसमें जिला अलीगढ़ के थाना महुआखेड़ा, थाना गंगौरी और गंगौरी में 16 कर्मियों के लिए हॉस्टल और बैरक और विवेचना कक्ष समेत छेरत पुलिस लाइन में 200 व्यक्तियों के लिए पुरुष बैरक समेत शामिल है निर्माण। और इसके साथ आपको बता दें कि अलीगढ़ में ये कार्यक्रम महुआखेड़ा थाना परिसर में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में सांसद सतीश गौतम, एटा के सांसद राजवीर सिंह और अन्य नेतागण मौजूद रहे। साथ ही साथ डीआईजी दीपक कुमार, डीएम इंद्र विक्रम सिंह और एसएसपी कलानिधि नैथानी समेत तमाम अधिकारीगण मौजूद रहे। इस बीच डीआईजी दीपक कुमार ने विस्तृत तौर पर जानकारी भी दी। भारतीय जनता पार्टी के शासन में, विशेष रूप से योगी जी के शासन में पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर सुशासन देने की व्यवस्था है। नए नए थानों को खोलना, पुलिस को सुरक्षा देना, खुद की सुरक्षा देना, जैसे महिला पुलिस है उसके लिए सुरक्षा देना, उनके लिए सुविधा उपलब्ध कराना, उनके लिए वेयरिंग उपलब्ध कराना, पुलिस स्टाफ के लिए जो महिला स्टाफ है उसके लिए अलग से आवास उपलब्ध कराना, पुरुष स्टाफ है उसके लिए अलग से आवास उपलब्ध कराना, ये पूरे प्रदेश भर में कार्यक्रम हुआ है। योगी जी के आने के बाद 1.5 लाख से अधिक कांस्टेबलों की भर्ती हुई है। पिछली सरकारों ने 50 के आसपास पीएससी की कंपनियां बंद कर दी थी, उन्हें फिर से चालू करने की व्यवस्था है। आज एक एक थाने में पहले 25-20 कांस्टेबल और फोर्स स्टाफ हुआ करता था, 60, 70, 75, 150 तक एक एक थाने में स्टाफ है। यह सुशासन देने की व्यवस्था है योगी सरकार की। आज आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो पुलिस विभाग है उसके मनोबल को बढ़ाने के लिए, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आज हमारे अलीगढ़ जनपद में 3 भवनों का उद्घाटन किया गया, जिसमें यह पुलिस स्टेशन भी है। आज यहाँ जनपद के सभी माननीय सांसदगण, विधायकगण, जनप्रतिनिधिगण यहाँ पर उपस्थित थे और माननीय मुख्यमंत्री जी के उद्बोधन को सभी ने सुना और माननीय मुख्यमंत्री जी ने पुलिस विभाग के द्वारा अच्छे किए गए कार्यों को सराहा और हम लोगों से जो उनकी अपेक्षा है माननीय मुख्यमंत्री जी की, निश्चित रूप से पुलिस विभाग का इससे मनोबल बढ़ेगा और हम लोग उनकी अपेक्षा पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे। आज और खबर अब चंदौली से है जो कि इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें आपको कि चंदौली में तेलंगाना पुलिस ने मुगल सराय में छापेमारी की और इसी छापेमारी की कड़ी में एक बड़ी अपडेट इस वक्त की सामने आ रही है। सीजेएम कोर्ट में चंदौली के दोनों ही आरोपियों को पेश कर दिया गया है। सीजेएम कोर्ट ने तेलंगाना पुलिस को 5 दिन की ट्रांजिट रिमांड सौंपी है और आपको बता दें कि इस बीच बरामद किए गए 9.81 करोड़ का जो कैश है, जो नकदी बरामद की गई पुलिस की तरफ से, वो भी कोर्ट को सुपुर्द कर दी गई। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कोर्ट परिसर में दोनों आरोपियों से 1 घंटे तक पूछताछ भी की है
और आपको बता दें कि तेलंगाना पुलिस दोनों ही आरोपियों को लेकर कोर्ट से मुगलसराय कोतवाली के लिए रवाना हो गई। सीजेएम ने अधिवक्ताओं को सख्त निर्देश दिए हैं कि मीडिया से कोई बातचीत नहीं की जाएगी। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, हाल ही में तेलंगाना पुलिस मुगलसराय पहुंची थी एक मामले की गुत्थी सुलझाते हुए, और इसी बीच 2 आरोपियों को धर दबोचा गया है। सीजेएम कोर्ट ने भी चंदौली में जो है इस जो दोनों अपराधी पकड़े गए हैं उनके खिलाफ ट्रांजिट रिमांड जो है तेलंगाना पुलिस को सौंप दी है। और अब आपको बताते चले कि कोर्ट की तरफ से सख्त हिदायत दी गई है कि मीडिया से कोई भी बातचीत ना करें, मीडिया से किनारा किया जाए। और आपको बता दें कि मीडिया से कोई ना बात करने के आदेश जारी किए जा चुके हैं और फिलहाल आरोपियों से पूछताछ जारी है। गाजीपुर के सरकारी अस्पताल में अपने विधानसभा क्षेत्र के एक घायल से मिलने के लिए समाजवादी पार्टी के विधायक और पूर्व मंत्री यूपी ओपी सिंह आए हैं। और आपको बता दें कि मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने गाजीपुर के जमानिया कोतवाली की कार्यशैली पर गंभीर आरोप लगाए। साफ कहा गया है कि जमानिया कोतवाली बिक रही है, अगर आपके पास पैसा है तो आप मर्डर करके भी छूट जाएंगे। उन्होंने प्रशासन और पुलिस पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाते हुए कोतवाल, जमानिया और एसडीएम पर जमकर भड़ास निकाली। इस बीच भ्रष्टाचार करके क्षेत्र की जनता को लूटने तक का आरोप लगा दिया गया। साथ ही आपको बता दें कि इस बीच उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा है कि इन सबको किसी से भी कोई डर नहीं। उन्होंने योगी सरकार में अधिकारियों की मनमानी का भी आरोप लगा दिया। आपको ये बताते चलें कि गाजीपुर के जमानिया थाना क्षेत्र के जमानिया कस्बे में बिजली विभाग के संविदा कर्मी मीटर रीडर रजनीकांत सिंह ने रविवार की रात को रास्ते में चेन लूटने में असफल बदमाशों द्वारा गले पर चाकू के वार के बावजूद एक हमलावर को पकड़ने और पुलिस को सूचना देने के बावजूद स्थानीय जमानिया कोतवाली पुलिस पर आरोप है कि उन्होंने आरोपी को छोड़कर अस्पताल में गहरे जख्म का इलाज करा रहे पीड़ित विद्युत कर्मी के ही खिलाफ मारपीट और SC/ST एक्ट के तहत FIR दर्ज कर ली। और अब खबर गोरखपुर से है, जहां चलती हुई एक स्कूटी आग का गोला बन गई है। बता दें कि अचानक से इस स्कूटी में आग लग गई और स्कूटी पर सवार शख्स ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई है। तस्वीरों में आपको दिखा दें कि यहाँ पर ये स्कूटी काफी बुरी तरह से जल रही है, आप देख सकते हैं। और आपको बता दें कि धू धू कर ये स्कूटी जलने का ये वीडियो सामने आया है। खोराबाड़ थाना क्षेत्र के नंदानगर अंडरपास के अंदर का ये मामला है, जहां पर वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि स्कूटी काफी बुरी तरह से जल चुकी है और गाड़ी मालिक ने किसी तरह से कूदकर अपनी जान वहां से बचाई है, लेकिन जो स्कूटी है पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी है। और इस बीच खबर है मिर्जापुर से, जहां गंगा के बढ़ती रफ्तार को देखते हुए लोगों में दहशत का माहौल है। मिर्जापुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि यहां पर गंगा का जलस्तर बढ़ चुका है और लगातार ये बढ़ाव की स्थिति बरकरार है। और सुबह 3 सेंटीमीटर से बढ़ रही गंगा ने 5 सेंटीमीटर की रफ्तार पकड़ ली है। सुबह से अब तक 25 सेंटीमीटर तक गंगा बढ़ चुकी है। खतरे के निशान से 77.724 से 75.05 पर बह रही है गंगा। और आपको बता दें कि सुबह से ही ये बढ़ोतरी जारी है। 3 से 5 सेंटीमीटर की रफ्तार के साथ गंगा का जलस्तर बढ़ता जा रहा है और इसी बीच अब तक 25 सेंटीमीटर तक ये जलस्तर बढ़ चुका है और खतरे के निशान के बेहद नजदीक गंगा नदी पहुंच चुकी है। और आपको बता दें, लगातार हो रही भीषण बारिश के चलते गंगा नदी और तमाम ऐसी नदी नालों का जो जलस्तर है वो बढ़ चुका है। इसी क्रम में गंगा नदी का जो जलस्तर बढ़ रहा है, उस बढ़ाव की जो रफ्तार है वो अब तेज हो चुकी है, जिसकी वजह से प्रशासन अलर्ट है और नदी किनारे जो इलाके हैं उन्हें भी खाली कराया जा रहा है। और अब रुक करेंगे मथुरा का, जहां पर उप जिलाधिकारी प्रशासन विजय शंकर दुबे ने पत्रकारों से प्रेस वार्ता की और बताया है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत जून, जुलाई, अगस्त 2022 के सापेक्ष में नमक, सोयाबीन ऑयल और साबुत चना
25 अगस्त 2022 से 31 अगस्त 2022 तक समस्त उचित दर दुकान से वितरण होगा। इसमें अंत्योदय धारकों को 21 किलो गेहूं 2 रुपए प्रति किलो, 14 किलो चावल 3 रुपए प्रति किलो और 1 किलो नमक, 1 किलो चना और 1 लीटर सोयाबीन ऑयल निःशुल्क, और पीपीएच कार्ड धारकों को 3 किलो चावल 3 किलो गेहूं प्रति यूनिट 2 रुपए प्रति किलो और 3 रुपए प्रति किलो के दर से, और 1 किलो नमक, 1 किलो चना और 1 लीटर सोयाबीन ऑयल निःशुल्क उचित दर पर विक्रेता से 25 अगस्त से 21 अगस्त तक प्राप्त किया जा सकेगा। साथ ही साथ कई अहम जानकारियां भी साझा की गई, आपको बता दें। ये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत माह जुलाई 22 का खाद्यान्न का वितरण जो है ये इसका आवंटन प्राप्त हुआ है, जिसमें गेहूं का आवंटन 41,486 कुंटल और चावल का आवंटन 62,229 कुंटल का हुआ है, जिसमें अंत्योदय कार्ड धारकों को और पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को 25/8/22 से 31/8/22 के बीच में वितरण किया जाएगा। इसमें अंत्योदय कार्ड धारकों को 14 किलो गेहूं और 21 किलो चावल प्रति कार्ड, और पात्र गृहस्थी के कार्ड धारकों को प्रति यूनिट 2 किलो गेहूं और 3 किलो चावल। और अब खबर प्रतापगढ़ से है, जहां 3 मंत्रियों के मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करने पर इलाके में हड़कंप मच गया है। यह मेडिकल कॉलेज में गंदगी देखकर ये मंत्री भड़क गए और मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य को मंत्री ने जमकर फटकार लगाई। इमरजेंसी वार्ड में ड्यूटी रजिस्टर न मिलने की वजह से भी मंत्री काफी नाराज हुए। और आपको बता दें कि मंत्री गिरीश यादव वहां पहुंचे थे, जहां पर इन तमाम अनियमितताओं और खामियों को लेकर उनका पारा चढ़ गया। दरअसल आज प्रतापगढ़ के दौरे पर 3 मंत्री हैं और मंत्रियों के सवालों की बौछार के आगे अफसरों को आसानी से जवाब नहीं सूझ रहे। मंत्रियों ने साफ कहा है कि केंद्र और प्रदेश सरकार जनहित और स्वच्छ प्रशासन वाली है, भ्रष्टाचार और अपराध के सख्त खिलाफ है। जो कि अधिकारी और कर्मचारी सरकार की छवि पर दाग लगाएंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा। हर हाल में जनता की सुनवाई हो और अफसर फील्ड में निकले, गरीबों को लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाया जाए। और प्रदेश के पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह, खेल और युवा कल्याण स्वतंत्र प्रभार मंत्री गिरीश चंद्र यादव और श्रम और सेवा योजन मंत्री मनोहर लाल मन्नू कोरी सबसे पहले आरएसएस कार्यालय पहुंचे थे। उसके बाद उन्होंने अपना दौरा शुरू किया और तमाम जगहों पर निरीक्षण किया गया है। साथ ही साथ संगठनात्मक और प्रशासन के कामकाज पर चर्चा भी की गई। रायबरेली में गाड़ी हटाने के विवाद को लेकर दबंगों ने दबंगई की हदें पार कर दी। यहां पर आपको बता दें कि कुछ दबंग एक घर में घुसकर लाठी डंडों से इस परिवार के साथ मारपीट करने लगे। मारपीट में एक महिला समेत कई लोग घायल हुए हैं और मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। पुलिस ने इस वायरल वीडियो के आधार पर दोनों पक्ष के लोगों को हिरासत में ले लिया है। जगतपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत कस्बे का यह मामला बताया जा रहा है। अब आप ये वीडियो जरा गौर से देख सकते हैं, जहां पर ये दबंग पहुंचे हैं और लाठी डंडों के साथ घर में घुसकर मारपीट की गई। उसके बाद ये लोग गली में बाहर निकल आते हैं और यहां पर सिर्फ गाड़ी खड़ी करने को लेकर छोटी सी बात पर यहां विवाद शुरू हुआ और उसके बाद ये विवाद एक खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। यहां देखिए बेरहमी के साथ लाठी डंडे चलाए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने दोनों ही पक्षों के लोगों पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। खबर यूपी के सीतापुर जनपद से है, जहां संदना थाना क्षेत्र की खबर है। धार्मिक स्थलों पर जमकर बार बालाओं के डांस के वीडियो सामने आ रहे हैं और इसी प्रकरण को लेकर ये ताजा खबर सामने आई है। यहां आपको बता दें कि आयोजकों के द्वारा किसी प्रशासनिक अधिकारी या फिर कोई परमिशन नहीं ली गई और उसके बावजूद इस समारोह का आयोजन किया गया है। और मौके पर पहुंची पुलिस द्वारा सिर्फ बारबालाओं के ठुमके रुकवाकर औपचारिकता की गई, लेकिन कागजी कार्रवाई शून्य रही है। फिलहाल आपको बता दें कि संदना पुलिस के द्वारा इस तरह की लापरवाही से आयोजकों के हौसले काफी बुलंद हैं और इस तरह के आयोजन लगातार वहां पर हो रहे हैं। जो आसपास के लोग हैं उनका यही आरोप है कि पुलिस खानापूर्ति के लिए कार्रवाई करती है और धार्मिक स्थलों पर अश्लील डांस किया जाता है। जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में यहाँ पर लोग धर्म के प्रति राधा कृष्ण की झांकी बनाकर मनमोहक और सुंदर लीला करते हैं, तो वहीं भजन संध्या में लीन होकर प्रभु की गाथा गाते हैं।
और दूसरी तरफ संतना थाना क्षेत्र के टेंगरा प्रधान आस मोहम्मद ने धार्मिक स्थल पर जन्माष्टमी के नाम पर बाल बालाओं से अश्लील डांस करवाया है। बाल बालाओं के जमकर यहां ठुमके लगाए गए और धर्म के नाम पर प्रधान द्वारा अश्लीलता की सारी हदें पार कर दी गई। इसका वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है, जिसके बाद थाना अध्यक्ष वहां पहुंचे। उन्होंने संज्ञान लिया और नाच गाना तो रुकवा दिया, लेकिन कोई संवैधानिक कार्रवाई नहीं की गई। इस मामले में संतना थाना प्रभारी फतेह सिंह का कहना है कि नाच गाने को रुकवा दिया गया था। और बुधवार को सुबह तक बिहार की विधानसभा के अध्यक्ष विजय सिन्हा बुधवार की शाम होते होते विधानसभा में नेता विपक्ष बन गए हैं। नीतीश कुमार के नेतृत्व में 9 अगस्त तक चली एनडीए सरकार में डिप्टी सीएम बीजेपी विधायक दल के नेता तारकिशोर प्रसाद और उपनेता रेणु देवी नेता विपक्ष के रेस में पिछड़ गए और बतौर स्पीकर ही नीतीश कुमार से सदन में भिड़ गए। विजय सिन्हा ने नेता विपक्ष पद की बाजी मार ली है और माना यह जा रहा है कि विजय सिन्हा को नीतीश से विधानसभा में टकराने के बाद नीतीश के विरोध के चेहरे पर देखा जा रहा है, जिसे पार्टी ने समुचित तौर पर स्वीकार कर लिया है। और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने औपचारिक रूप से विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर बताया कि मंगलवार को ही पार्टी विधायक दल की जो बैठक है उसमें विजय सिन्हा को मंत्रिमंडल दल का नेता चुन लिया गया था। पत्र में यह भी बताया गया है कि विधानसभा में विजय सिन्हा और विधान परिषद में सम्राट चौधरी नेता विपक्ष होंगे। अब विजय सिन्हा और नीतीश कुमार का विधानसभा में टकराना संसदीय इतिहास के लिए भले ही खराब उदाहरण हो, लेकिन जब दोनों एक दूसरे को परंपरा और नियम समझा रहे थे, लेकिन ये सीधी तकरार विजय सिन्हा के पक्ष में गई है। पहले भी जब 2020 में विधानसभा अध्यक्ष के लिए नाम चला था तो नंद किशोर यादव से प्रेम कुमार तक का नाम चला था, लेकिन आखिर में पार्टी ने विजय सिन्हा को चुना है और पार्टी की नजर विजय सिन्हा पर पहले से ही बताई जा रही है। और झारखंड में अवैध खनन मामले में परिवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबी प्रेम प्रकाश को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि प्रेम प्रकाश मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके पारिवारिक मित्र अमित अग्रवाल का बेहद करीब सहयोगी है और वो इससे पहले देर रात को प्रेम प्रकाश के घर से ईडी ने 2 AK-47 60 कारतूस और 2 मैगजीन बरामद की। हालांकि बाद में रांची पुलिस ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई और बताया गया कि दोनों ही AK-47 प्रेम प्रकाश के नहीं हैं, बल्कि रात में उनके पास ठहरे 2 पुलिस कांस्टेबल की है। झारखंड और बिहार के करीब 17 लोकेशंस पर छापेमारी जारी है और बताया यह जा रहा है कि ईडी ने अवैध खनन और जबरन वसूली के मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा से पूछताछ की और उसी के बाद इन तमाम ठिकानों पर छापेमारी की गई है। झारखंड और बिहार के करीबी 17 लोकेशंस पर तलाशी अभियान अभी भी जारी है। और बीजेपी नेता और टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट के परिजन अब उनकी मौत को लेकर लगातार सवाल उठा रहे हैं। अब सोनाली के भांजे एडवोकेट विकास ने उनके निजी सचिव सुधीर सांगवान पर गंभीर आरोप लगा दिए। विकास ने सुधीर सांगवान को ही सोनाली की मौत का जिम्मेदार बताया है और विकास ने कहा कि सुधीर सांगवान ने ही सोनाली फोगाट की मौत की साजिश रची है। इसी बीच सोनाली फोगाट के भाई ने फेसबुक लाइव करके कहा कि गोवा में उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। उन्होंने गोवा में पुलिस स्टेशन के सामने खड़े होकर ही ये वीडियो किया है और सोनाली के भाई की ओर से गोवा पुलिस को हत्या का मामला दर्ज करने के लिए शिकायत दी गई है। लेकिन इससे पहले सोनाली फोगाट के भतीजे मोहिंदर फोगाट ने दावा कर दिया है कि सोनाली फोगाट के चेहरे पर मौत के बाद सूजन के निशान थे और उनके चेहरे पर एक तरफ स्ट्रेच मार्क्स भी थे। उन्होंने कहा है कि हम इस मामले की जांच की मांग करते हैं और सोनाली ने परिवार को बताया था कि उन्हें शक है कि कोई उनके खिलाफ साजिश रच रहा है। और आगरा से खबर है जहां एसडीएम की तैनाती भी किसी काम नहीं आई। दरअसल बता दें कि ताजमहल पर लपकों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन ताजमहल के गेट से निकलते ही पर्यटकों को लपके घेर लेते हैं और परेशान करते हैं और इन सब में सबसे ज्यादा शोरूम के होकर पर्यटकों को परेशान करते हैं।
आगरा के आसपास की, सिर्फ आगरा ही नहीं, कुछ लोकेशंस ऐसे हैं जहाँ पे बाहरी पर्यटकों का आवागमन होता है। उन जगहों पे इस तरह की समस्याएं एक तरीके से आम हैं और ये बहुत दिनों से हैं। और आगरा के संदर्भ में हम लोग बात करें तो हमारी अपना कुछ कंसर्न और दिक्कतें होती हैं कि हम, हमारी जो बाउंड्री वाल है, हमारा जो कोर एरिया है, हम उसके अंदर कन्फाइंड होते हैं। बाहर की एक्टिविटी पे हमारा नियंत्रण नहीं होता, या हमारे पास ऐसा कोई एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप नहीं होता कि हम बाहर की तरफ उनके नियंत्रण को रोक सकें। अगर मैं ताजमहल की बात करूं, ताजमहल के अंदर जो भी पर्यटक जाते हैं, हम उनका टिकट चेक करते हैं। जो भी गाइड या फोटोग्राफर जाते हैं, हम उनका लाइसेंस या उनका आइडेंटिटी कार्ड चेक करते हैं। इसके अलावा टीमें बनी हुई हैं टाइम टू टाइम स्मारक। इस खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज।